हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। मेरे द्वारा प्रारंभ की गई स्टडी IQ IAS के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर क्षेत्रीय भूगोल की सीरीज की यह दूसरी क्लास है। याद रखें, पहली क्लास में हमने नॉर्थ इंडिया के जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्यों को समझ लिया है। अब इस वीडियो में हम उत्तराखंड राज्य के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यह सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले मैं रिपीट कर देता हूं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि यदि आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और यदि आप यूपीएससी के एस्पिरेंट नहीं हैं तो भी आपके लिए सीरीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट की मैं बात करूंगा कि यदि आप देखें तो यूपीएससी ने अभी अपने पैटर्न के अनुसार क्षेत्रीय भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाने प्रारंभ कर दिए हैं। और यदि आप देखेंगे तो हाल ही में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखें तो वहां पर इससे आने वाले क्वेश्चंस की पर्याप्त संख्या आपको देखने के लिए मिलेगी। हाँ, हमें समझ में इसलिए नहीं आती है क्योंकि बेसिकली हम इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़कर जाते हैं और इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली हम यह समझते भी हैं कि उसी से क्वेश्चन आया होगा। परंतु याद रखें कि यहां पर वह क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से ना होकर एक्चुअल में फिजिकल ज्योग्राफी से होता है, जो कि एक हिडन फिनोमेना की तरह व्यवहार कर रहा है कि हमें पता नहीं है कि क्षेत्रीय भूगोल से प्रश्न आ रहे हैं, परंतु यह बात बिल्कुल सत्य है कि यह प्रश्न आ रहे हैं। अब आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप यदि यहां तक आए हैं तो मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि आप बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं अपने सपने को लेकर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने के लिए अपने सपने को लेकर आप सीरियस हैं। तो यहां पर आप इस वीडियो को 2 बार देखें। पहली बार में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और सेकंड बार में आप इसकी नोट्स मेकिंग करेंगे। यदि आप नोट्स मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो याद रखें कि आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर, या फिर ये ना मिले तो अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल एक बार देख लीजिएगा ना, वहां पर जाकर आप इन पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में आगामी जितनी भी वीडियोस रहेंगी उनके बारे में नोटिफिकेशन भी मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। और यदि आप हमारे P2I बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो बच्चे याद रखिएगा कि हमारे P2I बैचेस लॉन्च हो चुके हैं और याद रखें कि ये बेसिकली अर्जुन बैचेस हैं। अर्थात जिस प्रकार अर्जुन को अपना लक्ष्य क्लियर था वैसे ही आपको 2025 एग्जाम को यदि क्वालिफाई करना है तो आपको भी अपना लक्ष्य क्लियर करना है। और यहां पर ये फाउंडेशन से लेकर एडवांस तक के बैच हैं, अर्थात बहुत ही कम समय में आपको उत्तम से उत्तम तैयारी स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म द्वारा कराई जाएगी। और ये क्लासेस जो प्रारंभ हो रही हैं, याद रखें बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी है ना, और साथ में हिस्ट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माने जाते हैं। अदर भी इंपॉर्टेंट है IR, परंतु ओवरलैपिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं ये स्तंभ की तरह व्यवहार करते हैं। उनमें से एक सब्जेक्ट अर्थात पॉलिटी से आपकी क्लासेस प्रारंभ हो रही हैं। प्रारंभ होने की डेट है 10 अगस्त शाम को 6 बजे। याद रखिएगा, यदि अभी नहीं तो कभी नहीं, अर्थात यदि अभी आपने अपने सपने की ओर पहला कदम नहीं बढ़ाया तो शायद आप लेट हो रहे हैं, क्योंकि कई एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो कि पहले ही अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम उठा चुके हैं, अर्थात इन बैचेस में पहले ही ज्वाइन हो चुके हैं। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रखें 10 अगस्त शाम को 6 बजे मिलते हैं इन अर्जुन बैचेस में। अब बिना टाइम, और सबसे बड़ी बात कि यदि आप AKB लाइव कोड का यूज करते हैं तो यहां पर अमाउंट लिखा हुआ है 27,999, इवन इससे कम ही होगा, इससे कम ही अमाउंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं इन बैचेस में। प्रारंभ करते हैं आज की सीरीज जिसका पार्ट है उत्तराखंड, अर्थात आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उत्तराखंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यदि आप ज्योग्राफिकली देखेंगे तो इसमें कई एरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें से हमारा सपना एक एरिया में जाने का है, यह है लवासना, मसूरी में। क्लियर। अब हम एक एक करके उन सभी एरियाज को समझना चालू करते हैं, उन सभी ज्योग्राफिकल एरिया, पॉलिटिकल एरिया और साथ में इसके क्षेत्रीय विवरण के बारे में एक एक करके डिस्कस करना चालू करते हैं। इसे देवभूमि कॉल किया जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये दोनों एक थे, परंतु पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, यानी कि माउंटेन एरिया होने के कारण इसको अलग राज्य बनाने की मांग उठी थी। और जब अलग राज्य बनाने की मांग उठी तो 1 नवंबर सन 2000 को विभाजन होता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ परिदृश्य में आता है ना, अस्तित्व में आता है। और 9 नवंबर को विभाजन होता है यूपी का और अस्तित्व में आता है उत्तराखंड। सेम एज 15 नवंबर सन 2000 को ही विभाजन के द्वारा झारखंड अस्तित्व में आता है। अर्थात वर्ष 2000 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, क्योंकि हमको 15 दिन के अंदर 3 राज्य अस्तित्व में मिले थे।
सबसे पहले 1 नवंबर छत्तीसगढ़, 9 नवंबर उत्तराखंड जो कि यूपी से अलग हुआ, और 15 नवंबर झारखंड। याद रखें कि अब मैं इसको बनाना चालू करता हूं और ये पूरी सीरीज में यहां पर विरत दुबे सर की भी सीरीज स्टार्ट हुई है। 3 अगस्त से शाम को 7 बजे से डेली लाइव क्लासेस होती हैं और यहां पर विपिन चंद्रा आपको कवर करा रहे हैं विरत दुबे सर। प्रारंभ करें यदि इस मैप को, तो याद रखें कि ज्योग्राफी में मैप आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई थिंक मुझे मैप का रोल बताने की आवश्यकता नहीं है कि ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से आपके मैप का रोल क्या है। ठीक है भाई, तो यदि हम यहां पर इसका मैप ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले तो इंडिया के अकॉर्डिंगली इसकी लोकेशन जान लीजिए भाई, ये कहां पर आता है। ये आपको देखने के लिए मिलेगा अक्साई चीन वाला भाग, ये है हिमाचल प्रदेश। नीचे आएंगे तो उत्तराखंड वाला एरिया, ये है सिक्किम वाला पोर्शन। यहां से नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टार्ट होता है और पश्चात इसके ये बांग्लादेश, जहां पर अभी हाल ही में विवाद की स्थिति बनी हुई है। ये है हमारा पंजाब, राजस्थान, और ये है हमारा पेनिनसुलर इंडिया वाला सेक्शन। यदि इस सेक्शन को आपने समझ लिया तो अब आप समझ पाएंगे कि उत्तराखंड एक्चुअल में कहां लोकेटेड है। इसको मैं रफ भी करूंगा, कारण यह है कि इतना हमको नहीं समझना है अभी कि इंडिया का केवल और केवल हम एक स्टेट उठा रहे हैं, तो केवल और केवल इसकी मैपिंग आवश्यक हो जाती है। यदि आगे बढ़ना चाहे तो ये जो उत्तराखंड दिखाई दे रहा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है गढ़वाल और एक होता है कुमाऊं क्षेत्र। अब यदि यहां पर मैं इस उत्तराखंड का मैप ड्रॉ करना चाहूं तो जरा देखिएगा, ये है हमारा उत्तराखंड वाला सेक्शन। जब आप नीचे की ओर आएंगे, अब देखिए कि एक बात आप सभी के लिए मैं इंपॉर्टेंट बता दूं भाई कि यहां मैं फ्री हैंड मैपिंग कर रहा हूं, तो कमेंट सेक्शन में आकर अपना गुस्सा ना निकालें कि सर आपने मैप गलत बनाया है, आपने भारत का मैप गलत बना दिया, आप कैसे टीचर हैं, ये वो। अपना गुस्सा ना निकालें यहां पर, कारण यह है कि बच्चे मैं यहां पर आपको समझाने के लिए एक प्रकार का बस मैप ड्रॉ कर रहा हूं, इसको अन्यथा आप ना लें। ठीक है, तो यदि ये उत्तराखंड है तो सबसे पहले तो आपका मैप जितना अट्रैक्टिव रहेगा उतना ज्यादा आपके लिए ये बेनिफिशियली रहेगा, अर्थात आप उतना अच्छे से अपनी चीजों को, अर्थात अपने कंटेंट को अपने माइंड में सेटल डाउन कर पाएंगे। तो ये है हमारा उत्तराखंड। अब इसको जरा हम सजा भी लेते हैं भाई कि किस प्रकार से आप अपने मैप को अट्रैक्टिव बना सकते हैं एग्जामिनर की नज़र में, अर्थात जो आपकी यूपीएससी मेंस की कॉपी चेक कर रहे हैं उनकी नज़र में आप किस प्रकार से अपने मैप को अट्रैक्टिव बनाएंगे। सबसे पहले ये एक प्रकार से शेडिंग हो जाती है और इस शेडिंग के थ्रू आप बता सकते हैं कि भाई मैंने पूरा प्रयास किया हुआ है यहाँ पर इसे अट्रैक्टिव बनाने का। इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, जस्ट अ वेट। ये मैप बनकर हमारा रेडी है। यदि आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट सिटी जो कि उत्तराखंड की राजधानी भी कही जाती है ये दिखाई देती है आपको, दैट इज देहरादून। अब देखें कि उत्तराखंड का विवरण मैं इन्हीं क्षेत्रों के आधार पर करूंगा, बट ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफिकल एरिया इसमें छूट जाएगा। मैं एक एक करके उसी क्षेत्र के अंदर क्या क्या चीजें विद्यमान है, क्या क्या डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करूंगा। क्लियर? चलिए, ये सबसे पहले जो लोकेशन आपको दिखाई दे रही है ये है देहरादून, अर्थात दैट इज, इसको मैंने डी से डिकोड किया है। यदि मैं सीमाओं की बात कर लूं इससे पहले तो ज्यादा बेटर रहेगा, कारण यह है कि यहां पर आपको पता होना चाहिए कि यदि उत्तराखंड राज्य है तो यह किसके साथ कहां से सीमा निर्धारित करता है। सबसे पहले यदि आप उत्तर की ओर देखेंगे तो इस एरिया में, अर्थात ऊपर साइड, आपको नजर आएगा तिब्बत वाला क्षेत्र। यह है हमारा तिब्बत वाला एरिया। क्लियर? यदि आप उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे, इसको तिब्बत का पठार कॉल किया जाता है। उत्तर पश्चिमी एरिया में मैं दूर इसलिए रखा हूं क्योंकि मुझे और भी डेटा यहां पर इंक्लूड करना होगा। क्लियर? ये है हमारा हिमाचल प्रदेश वाला एरिया। नीचे आते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देता है दैट इज यूपी वाला सेक्शन। चूंकि ये यूपी से अलग हुआ है तो नीचे तो यूपी नजर आएगा ही। यहां पर आपको भारत दिखाई देता है, अर्थात भारत के अन्य स्टेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। हल्का सा याद रखें कि ये हरियाणा से भी लगता है। किससे? हरियाणा से भी टच होता हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक मोटे मोटे आधार पर कि सर उत्तर पूर्व के साथ यह यूपी के साथ
सीमा साझा करता है। यदि उत्तर पश्चिम में आप देखें तो हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तर में यह तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं परंतु हाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, यह है हमारी देहरादून। क्लियर, इस देहरादून में आपको देखने के लिए मिलेगा IMA का ट्रेनिंग सेंटर। अब व्हाट इज IMA? तो इसको कहा जाता है बच्चे एक्चुअल में इंडियन मिलिट्री एकेडमी। अब शायद आपको पता हो कि जब आप NDA का एग्जाम देते हैं तो NDA के एग्जाम के द्वारा आपको खड़गवासला भेजा जाता है। कहाँ? खड़गवासला, पुणे भेजा जाता है अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए। यह 3 साल की ट्रेनिंग होती है। जब आपकी यह ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी जाती है तो अब आपको 1 साल की ट्रेनिंग के लिए, 1 ईयर की ट्रेनिंग के लिए इस IMA भेजा जाता है। और जब आप इस 1 ईयर की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो अब आप बन चुके होते हैं क्या? लेफ्टिनेंट। क्लियर, अर्थात 2 स्टार आपको लग जाएंगे और आप लेफ्टिनेंट कहलाते हैं इन 4 ईयर की ट्रेनिंग के पश्चात। और जब आपकी ये 4 ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपको एक कंपनी कमांड के लिए दी जाती है जिसमें 90 पर्सनल और साथ में 30 स्पेशल जवान होते हैं। अर्थात ये 120 जवानों को कमांड करना होता है, ये एक कंपनी कहलाते हैं। और ये 120 जवान किसी भी क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त होते हैं। याद रखिएगा, यही लेफ्टिनेंट से फिर आप आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर आगे जाने पर जो अंतिम पोस्ट होती है इसको कहा जाता है CDS। क्लियर, और एक और होती है जिसको कहा जाता है फील्ड मार्शल, जो कि बेसिकली नॉन वर्किंग पोस्ट है। अर्थात यहां पर आपको डायरेक्टली वर्क नहीं करना होता, अब आपके मस्तिष्क का प्रयोग करती है सरकार। बेसिकली लेफ्टिनेंट में भी यही होता है। परंतु याद रखिएगा कि आपने एक नाम सुना होगा, मानिक शॉ। क्लियर, फील्ड मार्शल मानिक शॉ। ये मानिक शॉ के ऊपर जो मूवी आई थी ना, जिनको सेम बहादुर के नाम से जाना जाता है, ये एक्चुअल में फील्ड मार्शल थे। और इन्होंने 1971 के वॉर में पाकिस्तान को घुटने टिका दिए थे। इसीलिए आप जरा समझें कि ये IMA कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ में याद रखिएगा कि यहां पर आपको एक एयरपोर्ट भी देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम थोड़ा विदेशज लगता है, परंतु वास्तविकता में ये लोकेटेड कहां पर है? ये लोकेटेड आता है देहरादून वाले क्षेत्र में। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट इसे नाम दिया जाता है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। ये सुनने में हमको लगता है कि भाई कोई विदेश का एयरपोर्ट होगा, परंतु यहां पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को भी सुनने में ऐसा ही लगता था, परंतु यह विदेश में नहीं है। याद रखिएगा यह इंडिया में ही लोकेटेड है। मैं बात कर रहा था मानिक शॉ के बारे में, तो याद रखिएगा ये वही मानिक शॉ थे जिन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि भाई आप घिर चुके हैं इंडियन आर्मी से, अब आपके पास सरेंडर करने के अलावा कोई और जरिया नहीं है। और ये वही फील्ड मार्शल थे जिन्होंने पाकिस्तान को घुटने टिकाया था। यानी कि बेसिकली यदि मान लीजिए कोई भी सेना समर्पण कर रही है तो वह अपना बेल्ट, अपने स्टार, अपनी यानी कि पोस्ट खोलकर रखती है और साथ में कैप उतार कर वो सरेंडर करती है। ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान के सर्वोच्च सेना अध्यक्ष को यहां पर भारतीय भूमि में जब युद्ध हुआ तो युद्ध के दौरान समर्पण करा दिया था और फिर एक डेस्क पर बैठकर इन्होंने साइन कराए थे, है ना। बेसिकली इसमें और भी हस्तियां थी परंतु ये बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। क्लियर, फील्ड मार्शल मानिक शॉ। अब यदि यहां पर हम बात करें तो ये जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के अलावा, ये IMA के अलावा यहां पर और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि यह पूरा का पूरा एरिया बेसिकली अपने टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अर्थात अपने पर्यटन के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बेसिकली पूरा का पूरा उत्तराखंड ही पर्यटन से भरा हुआ है। यदि आप पूरे उत्तराखंड को देखेंगे तो यहाँ पर पर्यटन स्थल आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। जब आप इससे नीचे आते हैं तो याद रखें कि इसके नीचे अब आपको दिखाई देता है रुड़की वाला क्षेत्र। इस एरिया में आपको रुड़की दिखाई देगा। रुड़की क्यों फेमस है? तो याद रखें कि यहां पर IIT अर्थात यहां आपको दिखाई देता है इंजीनियरिंग कॉलेज। क्लियर, जिसको हम नाम देते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक कॉलेज है ये, है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आपको भवन अनुसंधान केंद्र भी इस क्षेत्र में मौजूद दिखाई देता है। भवन अनुसंधान केंद्र, ये दोनों ही रुड़की वाले एरिया में है केंद्र। क्लियर, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, अन्यथा ये बहुत ज्यादा स्पेस घेर लेगा, है ना, इसको अन्यथा आप लोग ना लें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये है हमारा रुड़की वाला एरिया, जो कि इसलिए जाना जाता है। जब आप इससे नीचे आते हैं तो अब आपको लोकेशन मिलेगी ऋषिकेश की, और ये ऋषिकेश जाना जाता है अपने लक्ष्मण झूला के लिए। अब ये बेसिकली इंपॉर्टेंट तो नहीं था एक यूपीएससी एस्पिरेंट के हिसाब से, परंतु हाँ, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर यदि आप देखें तो 4 लोकेशंस को मिलाकर छोटा 4 धाम बनाया जाता है। क्लियर, छोटा 4 धाम ये कहलाता है। इसका नाम है हमारा ऋषिकेश। जस्ट इसके नीचे यदि अब आप आए तो आपको नजर आएगा यहां पर, यह है हमारा हरिद्वार वाला एरिया। और यदि देखें हरिद्वार को तो ये किस लिए जाना जाता है मेनली, यह है वह क्षेत्र जहां से गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अर्थात इस एरिया में आकर गंगा पहाड़ों को छोड़कर एक मैदान में प्रवेश करती है, और इस एरिया को कॉल किया जाता है हरिद्वार। याद रखें कि गंगा वही नदी है जिसका उद्गम हम मानते हैं कि भाई गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, परंतु मैं आपको बता दूं कि वास्तविकता में इसका उद्गम नहीं, इसका निर्माण होता है। कैसे, तो आप याद रखें कि उत्तर में मैं जब आपको बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा केदारनाथ और बद्रीनाथ जो कि आसपास हैं। जरा यदि इसकी मैपिंग को हम समझना चाहें तो ये कुछ इस प्रकार से होगी कि यहां पर आपको दिखाई देता है एक स्थान जिसको कहा जाता है गंगोत्री ग्लेशियर। यहां पर आपको मौजूद दिखाई देता है, दैट इज ये है हमारा केदारनाथ, और यहां आपको मौजूद दिखाई देगा ये है हमारा बद्रीनाथ वाला सेक्शन। अब जरा समझने का प्रयास करिएगा कि ये जो हमको दिखाई दे रहा है गंगोत्री, ये है केदारनाथ और ये है बद्रीनाथ वाला एरिया। यहां पर बद्रीनाथ वाले एरिया में एक ग्लेशियर मौजूद है जिसको कहा जाता है सतोपत हिमानी ग्लेशियर। इसे कहा जाता है सतोपत ग्लेशियर। सतोपत हिमानी या फिर ग्लेशियर क्या होता है, तो कुछ नहीं, बर्फ का पहाड़। यहां से 2 रिवर्स का ओरिजिन होता है और ये 2 नदियां मानी जाती हैं। एक है धौली गंगा और एक आती है हमारी विष्णु गंगा नदी, और ये दोनों ही नदियां मिलकर जिस रिवर का फॉर्मेशन करती हैं उस रिवर को कहा जाता है अलकनंदा। अब याद रखिएगा कि यदि 2 नदियां आ रही हैं, 2 नदियां मिल रही हैं, तो इनमें से जिस नदी में जलग्रहण क्षमता बड़ी होगी, अर्थात जिस नदी का जल ज्यादा होगा और नदी की गहराई ज्यादा होगी, तो आगे चलकर उसी नदी का नाम जोड़ा जाएगा। और यदि 2 समान जल वाली या फिर 2 समान गहराई वाली नदियां यदि आपस में कनेक्ट होती हैं, आपस में मिलती हैं, तो आगे चलकर एक तीसरी नदी का निर्माण होता है। इसीलिए धौली गंगा और विष्णु गंगा को यदि आप देखें तो इनमें जल की मात्रा लगभग समान है। दैट इज वाई आगे चलकर एक थर्ड रिवर बनती है और इस तीसरी नदी को कॉल किया जाता है क्या, इसे नाम दिया जाता है दैट इज अलकनंदा। अलकनंदा में फिर आकर मिलती है पिंडार, और पिंडार के मिलने के पश्चात भी अलकनंदा ही रहती है। पश्चात इसमें एक और रिवर आकर मिलती है जिसे कॉल किया जाता है नंदाकिनी, और नंदाकिनी के पश्चात याद रखिएगा कि आगे चलकर इसमें एक और रिवर आकर मिलेगी जो कि निकल रही है, जिसका ओरिजिन हो रहा है इस केदारनाथ वाले क्षेत्र से, और इस रिवर को कॉल किया जाता है दैट इज मंदाकिनी रिवर, है ना। ये मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से, तो इसका नाम हो जाता है, अर्थात मंदाकिनी छोटी है, अब अलकनंदा बड़ी है। हाउ इज दैट पॉसिबल, तो यहां पर आप जरा गौर फरमाएं कि इस अलकनंदा में पहले से और भी कई रिवर्स आकर अपना जल छोड़ चुकी हैं, तो बट ऑब्वियस है कि इसमें जल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी अलकनंदा में, और इस वाली रिवर में जल की मात्रा कंपैरेटिवली थोड़ी कम रहेगी क्योंकि ये स्वयं अकेली आ रही है। हाँ, कुछ अन्य इसकी सहायक नदियां आ रही हैं, परंतु ये पिंडार और नंदाकिनी जैसी यहां पर सहायक नदियां इसके पास नहीं है। दैट इज वाई ये अलकनंदा का नाम चलेगा आगे। परंतु अब गंगोत्री ग्लेशियर से एक ऐसी रिवर निकल रही है जो कि स्वयं में बड़ी है, और जब ये नदी इससे मिलेगी तो फिर इसके मिलने के पश्चात अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, अर्थात ये अलकनंदा आगे बढ़ी और अलकनंदा के आगे बढ़ने के परिणाम स्वरूप इसका नाम अलकनंदा ही हुआ, है ना। परंतु जैसे ही गंगोत्री ग्लेशियर से एक रिवर आई जिसे हमने नाम दिया है क्या, इसको नाम दिया गया है भागीरथी रिवर। अब जनरली ये समझ लिया जाता है कि ये भागीरथी वही है जिसको हम गंगा कहते हैं, नहीं, अभी तो गंगा बनी भी नहीं है। क्योंकि गंगा का एक नाम भागीरथी है इसलिए हम बोल देते हैं कि भाई गंगा नदी का उद्गम
इस गंगोत्री ग्लेशियर से हो रहा है। परंतु याद रखें कि आपके लिए यह ज्यादा सही रहेगा कि भाई गंगा का एक्चुअल में उद्गम नहीं, निर्माण होता है। जो भागीरथी की हम बात करते हैं वो तो पश्चिम बंगाल में जाने के पश्चात भागीरथी कहलाती है। यहां पर यह भागीरथी वो नदी है जिसका उद्गम हो रहा है गंगोत्री ग्लेशियर से। बट यदि बोलते हैं, बचपन से सुनते हम आ रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल भी गलत ना समझें, क्योंकि ये वन डे एग्जाम के लिए है ना काफी रहता है कि गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। परंतु यूपीएससी के लिए आपको थोड़ा सा अपनी समझ विकसित करनी होती है। तो यह सतोपत ग्लेशियर यहां पर आता है हमारा क्या, एक प्रकार से गंगोत्री ग्लेशियर इसको नाम दिया जाता है, गंगोत्री ग्लेशियर। पश्चात यहां पर आपको दिखाई देगा केदारनाथ। अब मैं इनकी नेमिंग कर देता हूं, नेमिंग किस आधार पर। तो यहां पर हमने देखा था कि दैट इज मंदाकिनी रिवर, फिर अलकनंदा, अलकनंदा का निर्माण धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से। यह है हमारी धौली गंगा और विष्णु गंगा। ये जिस एरिया में मिलते हैं उसे कॉल किया जाता है विष्णु प्रयाग। नेमिंग के पश्चात जरा यहाँ की हम लोकेशन भी देख लेते हैं भाई, कि यहाँ पर जहाँ धौली गंगा और विष्णु गंगा मिली इसे कॉल किया जाता है विष्णु प्रयाग। पश्चात आपको मिलेगा कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग के बाद आपको मिलेगा विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के पश्चात कर्ण प्रयाग, और कर्ण प्रयाग के पश्चात आपको जो प्रयाग मिलेगा दैट इज रुद्र प्रयाग। और रुद्र प्रयाग के पश्चात आपको एक और मिलता है जिसको कॉल किया जाता है क्या, बेसिकली ये वाला एरिया जहां पर अलकनंदा और भागीरथी मिल रही हैं, इसे कॉल किया जाता है देव
प्रयाग, और ये जितने भी प्रयाग हैं ये सभी मिलकर बनाते हैं पंच प्रयाग, जिससे क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको याद रखना है कि ये वही प्रयाग हैं जिनकी लोकेशन, पहली बात कि ये उत्तराखंड में है, ये कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, फिर यहां पर मिलता है आपको रुद्रप्रयाग, हाँ रुद्रप्रयाग, पश्चात यहां पर मिलता है कर्ण प्रयाग, यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है रुद्रप्रयाग, और ये वाली लोकेशन आपकी कहलाती है देवप्रयाग की। इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि सर बताइए निम्न संगमों पर क्या क्या होता है। ये पंच प्रयाग हैं, याद रखें। जब आप प्रयागों के प्रयाग की बात करेंगे तो प्रयागों का प्रयाग आपको देखने के लिए मिलेगा उत्तर प्रदेश में, जिसको कहा जाता है प्रयागराज, है ना। प्रयागों का प्रयाग उत्तर प्रदेश, और पंच प्रयाग पूरे के पूरे लोकेटेड हैं इस वाले रीजन में, दैट इज उत्तराखंड वाला क्षेत्र। पश्चात इसके याद रखें कि जब गंगा नदी का निर्माण हुआ, अर्थात अलकनंदा और भागीरथी जब मिली, और इनके मिलने के कारण जब गंगा नदी का फॉर्मेशन हुआ, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी, चूंकि अभी हम उत्तराखंड पढ़ रहे हैं, हम आगे की ओर नहीं बढ़ेंगे, तो इसमें एक महत्वपूर्ण नदी आकर अपना जल विसर्जित करती है, और इसे कॉल किया जाता है दैट इज रामगंगा, जो कि कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र से ओरिजिन लेती है। ये कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र से ओरिजिन लेगी, और ये कहलाती है हमारी रामगंगा, है ना। और रामगंगा नदी जिस नेशनल पार्क से गुजरती है, यह है हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका अब नया नाम कहलाता है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। परंतु मैं यहां पर जेड ही लिख देता हूं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए, आप कंफ्यूज ना होने पाए। यह है हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, परंतु ये इसका पुराना नाम है। यदि न्यू नेम की बात करेंगे, चूंकि यहां से रामगंगा नदी गुजरती थी, इसीलिए इसका नया नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये नदी वही नदी है जिसमें प्रायद्वीपीय भारत या फिर भारतीय उपमहाद्वीप के आपको घड़ियाल देखने के लिए मिलते थे। याद रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप के घड़ियाल। यदि मेरी स्पीड तेज हो तो भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, वैसे तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि स्पीड में मेंटेन करूं, बट यहां पर याद रखिएगा कि ये जो रामगंगा नदी है, इसमें आपको भारतीय उपमहाद्वीप के घड़ियाल देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो घड़ियाल हैं, याद रखें कि इनका अवैध शिकार हुआ, इनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपको देखने के लिए मिला, अर्थात वही इनब्रीडिंग डिप्रेशन जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो कि हिम तेंदुआ में और एशियाटिक लॉयन में भी देखने के लिए मिल रहा था। और इसके कारण लगातार इनकी जनसंख्या में कमी आई, और इनकी जनसंख्या में कमी आने के कारण जहां पर ये घड़ियाल एक टाइम पर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में दिखाई देते थे, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की हर नदी में दिखाई देते थे, आज वर्तमान समय में ये दो ही नदियों में आपको मौजूद दिखाई देते हैं। एक है चंबल, जो कि एमपी रीजन में बहती है, और एक बच्चे आती है हमारी कौन सी, यह रामगंगा नदी। और इसी इसी घड़ियाल के कारण यह रामगंगा नदी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। याद रखें कि किसी भी राष्ट्रीय उद्यान के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है कि सर वहां से कोई ना कोई रिवर बहती हो, अन्यथा वहां की जो बायोडायवर्सिटी है उसके लिए बहुत ही बुरा प्रभाव माना जाता है यदि स्पेसिफिक एरिया से कोई रिवर प्रवाहित नहीं हो रही है। दैट इज वाई आप देखेंगे कि लगभग की मैं बात कर रहा हूं, लगभग हर नेशनल पार्क से कोई ना कोई रिवर अवश्य प्रवाहित होती है। क्लियर। पश्चात इसके जब आप केदारनाथ के ही आसपास देखेंगे, पश्चात इसके जब आप केदारनाथ के ही आसपास देखेंगे तो बच्चे इससे गंगोत्री ग्लेशियर से कुछ ऊपर मैं नीचे बना रहा हूं, परंतु इस वास्तविक मैप में, अर्थात यहां पर जो मैं मैप बना रहा हूं, जब मैं इसमें मैपिंग करूंगा तो इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। लेकिन यहां पर आपको एक और ग्लेशियर लोकेटेड मिलेगा ना, और इस ग्लेशियर का नाम क्या है, तो इसको कहा जाता है यमुनोत्री ग्लेशियर। यह हमारा यमुनोत्री ग्लेशियर, और इस यमुनोत्री ग्लेशियर से एक रिवर का ओरिजिन होता है जो कि गंगा की सबसे महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी या फिर गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी मानी जाती है। ये क्या है, यह है हमारा यमुनोत्री, और इसका नाम है यमुना। और जब इस यमुना का ओरिजिन होता है तो यह प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिलती है, प्रयागराज में जाकर ये गंगा नदी से मिलती है, और फिर इसकी संयुक्त धारा कहलाती है गंगा। अब मैं इसको प्रयागराज तक तो लोकेटेड नहीं करूंगा, परंतु हाँ समझने के लिए काफी होगा कि भाई ये प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिल रही है।
अब याद रखें कि यहां पर यमुनोत्री में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यमुना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अभी भी वर्तमान समय में भी अपना मार्ग बदल रही है। अर्थात जब आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या फिर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ते हैं और जब आप वहां पर हिमालय का अध्ययन करते हैं तो हिमालय के अध्ययन के समय आप पाते हैं कि भाई बहुत सी ऐसी नदियां थीं जिन्होंने अपने द्वारा लाए हुए अवसादों के कारण उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किया। परंतु यदि ऐसा था तो क्या ये नदियां वेट कर रही थीं कि सर पहले हिमालय का निर्माण हो जाए, फिर ग्लेशियर का फॉर्मेशन हो, फिर वहां से ओरिजिन मैं लूं और ओरिजिन लेने के पश्चात मैं उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग अर्थात वह क्षेत्र जो कि उस टाइम एक भूसन्नति था, एक अंतः समुद्री गर्त था, वहां पर जाऊं और अपने अवसादों का निक्षेपण करूं, पश्चात वहां पर विश्व के मोनोटोनस मैदान का निर्माण हो। तो ऐसा नहीं था। याद रखिएगा कि ये जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो यमुना हो, गंगा हो, सिंधु हो, ब्रह्मपुत्र हो, एक विशालकाय नदी की धारा थी जिसका नाम था इंडो शिवालिक। और ये इंडो शिवालिक नदी में फिर विभाजन होता है, इसकी कई वितरिकाएं निकलती हैं, कई नदियां इससे बनती हैं, जिसमें से एक है सिंधु, एक है सतलुज, कोई धारा है गंगा और एक जो महत्वपूर्ण धारा है वो है ब्रह्मपुत्र। अर्थात कालांतर में ये सभी नदियां एक हुआ करती थी, बाद में इनमें क्या हुआ है, विभाजन हुआ है। और यह हुआ क्यों है, क्योंकि हिमालय बीच में आ गया और इनका जल ग्रहण क्षेत्र एक बना, वो है मानसरोवर झील। इन्हीं की दो धाराएं बनी जिन्होंने अपना जल ग्रहण क्षेत्र बदला, और एक बनी यमुना और एक बनी भागीरथी और साथ में अलकनंदा, ऐसी फिर अन्य नदियां बनती गईं। याद रखें कि कालांतर में जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि लाल किला और साथ में आगरा का ताजमहल, ये दोनों बनाए गए थे कहां पर, इस यमुना नदी के तट पर। परंतु यदि आज आप देखेंगे तो दिल्ली से यमुना बहुत दूर दिखाई देती है और आगरा के ताजमहल के ये समीप, यानी कि इवन ये आगरा के समीप आपको देखने के लिए मिलती है, जो इस बात का प्रमाण है कि कालांतर से लेकर आज तक यह यमुना नदी अपना मार्ग परिवर्तित कर रही है, वो भी कंटिन्यूअसली कर रही है। और इस मार्ग परिवर्तन का परिणाम यह है कि आज ये दिल्ली से दूर चली गई है। अब याद रखिएगा कि वह समय दूर नहीं होगा जब यह नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी या फिर गंगा में समा जाएगी। और ऐसा होगा कब, जब हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। तो लगातार बढ़ने के परिणाम स्वरूप यह आने वाले कुछ वर्षों में, कुछ 100 वर्षों में हो जाएगा और होना पॉसिबल भी है। क्लियर, क्योंकि अभी भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण यहां पर वलन की क्रिया हो रही है, उत्तर भारत का विशाल मैदान सिकुड़ रहा है। और शायद इसीलिए याद रखिएगा कि यह कहा जाता है कि जब भी आप दिल्ली में ब्रिज का निर्माण करते हैं तो ब्रिज के निर्माण के द्वारा यहां पर आपको चट्टानी भाग देखने के लिए मिलता है, जहां पर जर्मनी से हमें मशीन से बुलानी पड़ती हैं यहां की इन पॉट होल ड्रिलिंग चट्टानों को तोड़ने के लिए। पॉट होल ड्रिलिंग चट्टानें क्या होती हैं, तो जब कोई नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में बहती हुई निकले और प्रवाह क्षेत्र में बहती हुई निकलकर जब ये भंवर का निर्माण करते हुए चट्टानों को नीचे की ओर पुश करे, तो इसके कारण यह जो नदी की घाटी है यह गहरी और पतली हो जाती है। और यदि नदी यहां से गायब हो गई है तो इस कंडीशन में फिर यह भाग कठोर हो जाता है, और इसके कठोर होने पर इसको कहा जाता है फिजिकल ज्योग्राफी की लैंग्वेज में पॉट होल ड्रिलिंग रॉक, पॉट होल ड्रिलिंग चट्टाने। और ये जो पॉट होल ड्रिलिंग चट्टाने हैं ये इतनी ज्यादा कठोर होती हैं कि इनको एक ही तरीके से तोड़ा जा सकता है कि आप आरडीएक्स लगाओ और उड़ा दो। परंतु आरडीएक्स लगाकर उड़ाने की कंडीशन में आसपास के एरिया में भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। दैट इज वाई यह क्रियाकलाप नहीं किया जाता। परंतु याद रखिएगा कि यहां पर इन्हें तोड़ने के लिए बहुत सारी जैसे मशीन होती है, रेड कटरिंग मशीन है ना, इनके उपयोग की आवश्यकता होती है। और इनका प्रयोग करने के लिए हम जर्मनी से इंजीनियर बुलाते हैं, बल्कि जर्मनी इंजीनियर हब मानता है किसको, भारत को। हम जर्मनी जैसे इंजीनियरिंग हब माना जाता है भारत में, वहां से हम इंजीनियर बुलाते हैं और वो इन रॉक्स को तोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली में ब्रिज निर्माण करना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। याद रखिएगा कि यहीं पर फिर आगे चलकर आपको देखने के लिए मिला हरिद्वार वाला एरिया, और यह हरिद्वार वही है जहां से यह गंगा मैदानी भाग में
प्रवेश करती है। अब आगे की कहानी आप सुनिएगा। इससे पहले मैं इस मैप में भी इसकी लोकेशन बता देता हूं, और याद रखें कि ये मैप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे डाउनलोड कर लें भाई, ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से, या फिर अभिषेक कुमार ज्योग्राफी, जो भी आपको मिल जाए, दोनों ही नाम चल रहे हैं। कारण यह है कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट मुझे मैसेज कर बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर अभिषेक कुमार ज्योग्राफी से नहीं मिल रहा है, सॉरी ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार से नहीं मिल रहा है। हाँ, अभिषेक कुमार ज्योग्राफी डाल रहे हैं तो अवश्य मिल जा रहा है। हाँ, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात कि अतुल जैन सर के गाइडेंस में आपकी इकोनॉमी की एनसीईआरटी प्रारंभ हुई है, एनसीईआरटी कक्षाएं प्रारंभ हुई हैं। यदि इसको आपको ज्वाइन करना हो तो याद रखें कि यहाँ पर अतुल सर और मेरी कक्षाएं आपको अलग अलग सेम डेज पर देखने के लिए मिलती हैं। क्लियर? तो इसको भी आवश्यक रूप से आप याद रखिएगा। पश्चात इसके यह जो मैप है मैं यहां पर दर्शा देता हूं भाई कि ये कहां कहां पर लोकेशन मिलेगी। तो ये आता है हमारा यमुनोत्री वाला क्षेत्र। आगे की ओर चलेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा दैट इज केदारनाथ वाला एरिया। केदारनाथ वही जो कि धार्मिक स्थलों में गिना जाता है, और यह है बद्रीनाथ वाला एरिया। और यहीं पर जाने के लिए जो अभी विवाद में आया था कि खच्चरों का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा खच्चर एक प्रकार से नपुंसक की कैटेगरी में आता है ना। क्यों भाई? तो यहां पर जो घोड़ा है ये बहुत तेज दौड़ सकता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, परंतु जो गधा है ये वजन ढो सकता है परंतु बहुत तेज दौड़ नहीं सकता, है ना। मतलब कि हमको एक ऐसे जीव की आवश्यकता थी जो कि काम भी कर सके, मेहनती भी हो और थोड़ा तेजी से वर्क कर सके। तो हमने यहां पर क्या कराया, एक फीमेल घोड़ा लिया और गधा लिया और इन दोनों को क्रॉस कराया, और इन दोनों के क्रॉस होने पर जो आने वाली संतति बनी वो तेज भी थी और साथ में ज्यादा वजन भी उठा सकती थी। दैट इज वाई इनका प्रयोग किया जाता है। परंतु याद रखिएगा कि वास्तविकता में म्यूल होते हैं, है ना, ये नपुंसक कैटेगरी में आते हैं। अब मैं शब्द डायरेक्टली इसलिए बोल रहा हूं, कई लोग भड़के ना, ताकि आपको डायरेक्टली समझ में आए। अर्थात ये अपने जैसी संततियों को और अधिक उत्पन्न नहीं कर सकते। हाँ, एनवायरमेंट के लिए इनका कोई प्रयोग नहीं होता है। एनवायरमेंट की दृष्टि से, इकोलॉजी की दृष्टि से ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं माने जाते हैं। फिर बात अभी एनवायरमेंट की दृष्टि से यह भी सामने आई थी। फिर इनका प्रयोग क्या केवल और केवल आप वजन ढोने के लिए करते हैं, है ना। अर्थात जब आप केदारनाथ जाएंगे तो आप वहां पाएंगे कि लगभग आपको 15 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है, और यहां पर कुछ नेपाली सेक्शंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि कुछ नेपाली लोग, है ना, कुछ नॉर्थ ईस्ट के लोग जो कि एक टोकरी जैसी चेयर लिए रहते हैं, फिर उसमें आपको बिठाते हैं। और जरा सोचें कि 15 किलोमीटर तक की चढ़ाई वो आपको बैठा कर लेते हैं। मतलब कि यहां जहां हमें अपना ही वजन संभालने में आज के जमाने में दिक्कत होती है, हमसे पैदल नहीं चला जाता, और वो 15-15 किलोमीटर केदारनाथ की पहाड़ियों में आपको अपनी पीठ पर बिठाकर चढ़ा देते हैं। उसी प्रकार याद रखें कि यहां पर आपको दिखाई देगी दैट इज ये है हमारी बद्रीनाथ वाला सेक्शन, ये आता है हमारा बद्रीनाथ। और इसी बद्रीनाथ पर जो ग्लेशियर है उसे कहा जाता है एक्चुअल में सतोपत ग्लेशियर, जिसके बारे में मैपिंग में मैंने अभी यहां पर बताया है। और यदि आपने इसको देख लिया हो तो देखो, फिर यहां पर यह है बद्रीनाथ वाला सेक्शन, इसको मैं कवर कर देता हूं भाई। और बद्रीनाथ के बाद एक जो इंपॉर्टेंट प्लेस हमारी रह गई, जहां पर आप सभी के जाने का सपना है, यह है हमारी मसूरी, है ना। यहां पर आपको दिखाई देती है मसूरी, और यहीं पर जाने के सपने को पूरा करने के लिए ही तो स्टडी IQIES इन P2I बैचेस को लेकर आया है, अर्थात इस अर्जुन सीरीज को लेकर आया है। यह हमारा मसूरी वाला एरिया। यहीं पर आपको लबासना देखने के लिए मिलेगा, अर्थात लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां से आगामी भविष्य के IAS और IPS ऑफिसर निकलते हैं और फिर यहां आकर वे पूरे देश को संचालित करते हैं। और स्पेशली सबसे छोटी ट्रेनिंग के तौर पर उनको एक जिला दिया जाता है। याद रखें, यह IAS का सबसे छोटा उपलब्धि मानी जाती है, या फिर छोटी उपलब्धि मानी जाती है कि आपको एक जिला प्रोवाइड कराया जाता है कि सर अब आप एक जिला चलाइए। इससे बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही होती हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, इसको कॉल किया जाता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? ऐसे ही IPS का हम पढ़ेंगे जब उस स्टेट में आएंगे तो, परंतु यहां पर जानने योग्य यह है। यदि मैं इसको दो क्षेत्र में डिवाइड करना चाहूंगा, अर्थात जो उत्तराखंड आपको दिखाई दे रहा है, इस उत्तराखंड को मैं दो एरिया में डिवाइड करना चाहूं तो मैं कुछ इस प्रकार से करूंगा। पिंक कलर दिख रहा है आपको,
है ना। यदि मैं दो क्षेत्र में इसको डिवाइड करना चाहूं तो मैं कुछ इस प्रकार से करूंगा कि यहां से मैं एक लाइन खींच दूंगा और इस लाइन को आप क्या कहेंगे भाई, तो इस लाइन का कुछ नाम नहीं है, बस ये याद रखना है कि इसका एक क्षेत्र कहलाता है कुमाऊं हिमालय और एक पार्ट कहलाएगा क्या, गढ़वाल क्षेत्र। तो ये जो ऊपर ये जो लेफ्ट हैंड वाला है मेरे लेफ्ट हैंड वाला, इसको आपके द्वारा कॉल किया जाएगा दैट इज गढ़वाल वाला एरिया, और जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला है मेरे, इसको नाम दिया जाएगा कुमाऊं। और कुमाऊं एक हिमालय भी है। और जब आप इसके ऊपर देखेंगे बच्चे तो ऊपर वाले एरिया में आपको दिखाई देगा ग्रेट हिमालय, ग्रेटर हिमालय ऐसे कॉल किया जाता है ऊपर वाले एरिया में। आगे मैं इसको ड्रॉ करूंगा और नीचे वाले एरिया में आपको देखने के लिए मिलेगी मसूरी रेंज, जो कि इस वाले पार्ट से प्रारंभ होती है। और नीचे आएंगे तो आपको तराई एरिया देखने के लिए मिलेगा। अभी इसका डिस्कशन नहीं, क्योंकि अभी हम इस रीजन के हिसाब से पढ़ रहे हैं। जब हम इसका डिस्कशन करेंगे तो ये एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। पश्चात इसके आपको एक और महत्वपूर्ण पार्ट मिलेगा जिसका नाम है यहां पर न्यू टेहरी के नाम से, है ना, न्यू टेहरी। और यहीं पर आपको देखने के लिए मिलता है टेहरी बांध। जस्ट अ सेकंड, मैं ना इसको इस मैप के द्वारा आपको दर्शाता हूं कि जब आप इस मैप को देखेंगे ना तो ये जो भागीरथी नदी है, इस भागीरथी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी मानी जाती है और इसे कॉल किया जाता है एक्चुअल में क्या, इसे नाम दिया जाता है टेहरी, है ना, सॉरी, इसको नाम दिया जाता है भीलांगना। वीरांगना मत कर लेना इसको, इसे नाम दिया जाता है भीलांगना। और जहां पर ये भीलांगना और भागीरथी नदियां मिलती हैं वहां पर इस न्यू टेहरी क्षेत्र में बनाया गया है टेहरी बांध, है ना। ये है हमारा टेहरी बांध, जो कि एशिया का ये सबसे ऊंचा बांध है ना। भारत का तो सबसे ऊंचा है ही, परंतु ये एशिया का भी सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि हाल ही में नहीं, जब से 1961 से 1971 से इसका निर्माण पर चर्चा हो रही 1971 से इसके निर्माण पर चर्चा हो रही थी, जवाहरलाल नेहरू सर के समय से। और 1978 में इसके कार्य पर योजना भी बनाई जाती है, परंतु उस समय भारत की स्थिति यदि आप देखें तो भारत 3 बड़े युद्ध झेला हुआ था। भारत के पास इतना वित्त पोषण नहीं था कि वह इस बांध का निर्माण कर सके, और यहां पर रसिया ने यहां वित्त पोषण का कार्य किया था, अर्थात हमको वित्तीय सहायता प्रदान की थी। परंतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के पश्चात भी ज्यादा लंबे समय तक ये चलती नहीं है, क्योंकि इसी समय यदि आप देखेंगे तो रसिया अर्थात उस समय का यूएसएसआर स्वयं राजनीतिक अस्थिरता से घिरा था। और जब राजनीतिक अस्थिरता आती है तो फिर भारत सरकार इस परियोजना को अपने हाथों में लेती है। पहाड़ों को काटकर एक डैम का फॉर्मेशन किया जाना था, और उस समय इस वित्त पोषण से निपटने के लिए यहां पर इस टेहरी बांध के निर्माण की जिम्मेदारी भारत सरकार का अपने हाथों में लेना स्वयं में एक बड़ी बात थी। परंतु यहां पर निर्माण हुआ, और निर्माण जब हो रहा था तो 1988 के आसपास, ये मैंने पहले ही बताया कि उत्तराखंड का निर्माण 9 नवंबर वर्ष 2000 को हुआ था। यह बताने का आशय इसलिए क्योंकि अभी इस टेहरी बांध को चलाती है टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, अर्थात यह जो टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, एक्चुअल में याद रखें कि यहां पर महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि इसका फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है। टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसको चलाता है, और इसे कॉल किया जाता है एक्चुअल में क्या, इसे सामान्य भाषा में या फिर साधारण लैंग्वेज में कहा जाता है THDC। तो इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, परंतु आज यदि आप वर्तमान में बात करेंगे तो इसे NTPC ने ऑक्यूपाई कर लिया है। क्लियर, पहले भारत सरकार के अधीन थी। और यदि इससे भी पहले हम देखते हैं, इससे भी पहले यदि हम बात करें तो 1988 से पहले जो उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग था वह इसका परियोजन करता था, अर्थात इसके मैनेजमेंट का कार्य किया करता था। 1988 के पश्चात इसको THCP ने अपने अंडर में ले लिया, THDC ने अपने अंडर में ले लिया। क्लियर, और आज भी इसका मैनेजमेंट यही करता है। और कहा जाता है कि यदि यह बांध टूटा, अर्थात यदि यह टेहरी बांध टूटा तो उत्तराखंड है से उत्तराखंड था हो जाएगा। बेसिकली ऐसा पूरा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेहरी बांध यदि टूटता है ना, तो ये है न्यू टेहरी वाला एरिया। तो ये जो दक्षिण में बसे हुए जितने भी जिले हैं, अर्थात इसमें जल की मात्रा आप सोचें कि कितनी ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा है कि पूरे के पूरे
उत्तराखंड और साथ में यहां पर यूपी तक को इससे बिजली की प्राप्ति होती है, इससे जल की प्राप्ति की जाती है। याद रखिएगा कि ये जो न्यू टहरी बांध है, या जो न्यू टहरी बांध आपको टहरी बांध आपको नजर आ रहा है, इसमें जल की मात्रा अधिक होने के कारण और साथ में हिमालयन क्षेत्र में इसके निर्माण के कारण कई पर्यावरणविदों के द्वारा, कई एनजीओ के द्वारा इसका विरोध किया गया है। और विरोध इसलिए भी क्योंकि एक्चुअल में यदि आप टहरी बांध की बनावट को देखेंगे तो इसके लिए माउंटेन को काटा गया है, माउंटेन में सुरंग का निर्माण किया गया है। और टहरी बांध वाले एरिया में यदि भूकंप आता है, जो कि कहीं पर भी यदि बांध निर्माण किया जाता है तो भूकंप आने का खतरा बढ़ जाता है ना। 1991 में एक भूकंप आया जो कि 6.5 मैग्नीट्यूड का था, और फिर इस पर सवाल खड़े हुए कि सर यदि इस भूकंप के कारण इस टहरी बांध को क्षति होती है, अर्थात सपोज ये टहरी बांध टूट जाता है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो तर्क सामने आता है जो भूवैज्ञानिकों के द्वारा दिया जाता है कि सर हमने इसको 8.4 मैग्नीट्यूड तक का भूकंप झेलने के हिसाब से बनाया है। बट फिर पर्यावरणविदों द्वारा यह तर्क दिया गया कि यदि 8.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जरा आप इस बात का आंसर करें। तो याद रखिएगा कि यह पर्यावरणविदों के कंटेक्स्ट में, अर्थात पर्यावरण इकोलॉजी के कंटेक्स्ट में, ये बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूटेड है। वर्तमान समय में भी इस पर डिस्प्यूट चले आ रहे हैं, समय समय पर इस पर विवाद खड़े होते हैं। जो कि न्यू टहरी वाला एरिया यहां इस मैप में देहरादून के समीप आपको लोकेटेड देखने के लिए मिलेगा, जहां पर भीलांगना और भागीरथी नदियां आपस में आकर मर्ज होती हैं, अर्थात आपस में आकर मिल जाती हैं। इनके संगम पर यह डैम आपको मिलता है। अब एक और बात यहां महत्वपूर्ण हो जाती है कि भाई यहीं पर आपको दिखाई देता है जोशीमठ वाला क्षेत्र। और याद रखें कि यह जो जोशीमठ है, यहां पर 2021 के बाद से फ्रिक्वेंटली लैंडस्लाइड और साथ में यानी कि भूस्खलन और भूकंप देखे जा रहे हैं ये जोशीमठ वाले एरिया में। याद रखिएगा कि ये जो जोशीमठ है, यह जो जोशीमठ वाला क्षेत्र है, यहां पर ये भूकंप आने का जो मेन रीजन बताया जाता है कि सर यहां पर बेसिकली जो वन कटाव हो रहा है ना, जितने भी प्रकार की ये एक्टिविटीज हो रही हैं, जिसके कारण यहाँ की जो मृदा परिच्छेदिका है यह वीक होती जा रही है। यह 2023 की रिपोर्ट में आया था कि यही कारण है कि यहाँ पर फ्रिक्वेंटली लैंडस्लाइड्स आते रहते हैं। याद रखिएगा 2021 में यहाँ पर 2021 और इवन 23 में भी बहुत ज्यादा भूकंप और लैंडस्लाइड की घटनाएं देखी गई थी। और इसी जोशीमठ वाले एरिया से एक नेशनल हाईवे गुजरता है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है NH58। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो अब याद रखें कि यहां पर ये जो गढ़वाल वाला क्षेत्र था और ये जो कुमाऊं वाला एरिया था, अब इसी के अकॉर्डिंगली हमको आगे पढ़ते जाना है। तो जब आप जोशीमठ को देखेंगे तो इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि बेसिकली जो आदि शंकराचार्य के द्वारा बसाया हुआ मठ, उसी में से एक यहां पर आपको दिखाई देता है। अर्थात यहां आदि शंकराचार्य, अर्थात फिर से यहां देवभूमि कहलाने वाला यह है उत्तराखंड इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपको देखिए कितने सारे हिंदू टेम्पल्स दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई जो बात इंपॉर्टेंट होगी मैं वो बात बताऊंगा, है ना। तो यहां पर आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए पढ़ें, है ना, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए पढ़ेंगे और ना कि रिलीजियस एक्टिविटी के साथ। माहौल गर्म है, दैट इज वाई मैं यहां पर यह बात बार बार रिपीट कर रहा हूं। यहीं पर आपको दिखाई देगा कल्पेश्वर मंदिर, यहीं पर आपको दिखाई देगा शंकराचार्य मठ, यहीं पर आपको और भी कई मंदिर दिखाई देंगे, जैसे कि जो बेसिकली एक माता है नरसिंह मंदिर और भविष्य केदार मंदिर। ये जितने भी मंदिर आते हैं ये इसी एरिया के आसपास लोकेटेड हैं, अर्थात इस जोशीमठ के आसपास वाले रीजन में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब यहां पर कुछ लोगों का डाउट था एक कि भाई यहां कई चीजें मैपिंग में नहीं मिल रही हैं। तो बच्चे हर चीज मैपिंग में नहीं मिलेगी, क्लियर। कुछ चीजें आपको यहां पर अपने आप ही मार्क करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? अब जरा यदि इसके हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर चलते हैं तो एक और बार मैं इस मैप को ड्रॉ कर लेता हूं बच्चे, है ना, या फिर मैं इसी मैप को कॉपी कर लेता हूं और बाकी की चीजें मैं यहां से रफ कर देता हूं और फिर इसके ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करना चालू करते हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं इस पूरे को रफ कर देता हूं।
तो ये जो रीजन कहलाया, ये कहलाया हमारा कुमाऊं, और ये जो नीचे वाला रीजन कहलाया, इस साइड वाला कहलाया ये कुमाऊं, और ये है गढ़वाल वाला रीजन। जब आप इसको ऊपर की ओर से देखेंगे तो याद रखें कि अब ऊपर आपको एक माउंटेन देखने के लिए मिलेगा, और ये माउंटेन कौन सा है, तो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं इस एरिया में, इस रीजन में ड्रॉ कर रहा हूं, और ये जो माउंटेन है इसे नाम दिया जाता है एक्चुअल में, ये है हमारा वृहद हिमालय वाला क्षेत्र, है ना, ये है हमारा ग्रेटर हिमालय वाला रीजन। यहां पर आपको ग्रेटर हिमालय मिलेगा, अर्थात इस वाले रीजन में, यहां पर मैं इसको सेपरेट कर देता हूं, क्लियर, ये जो रीजन है इस रीजन में आपको ग्रेटर हिमालय लोकेटेड मिलता है, दैट इज ग्रेटर हिमालय। जब आप मध्य वाले भाग को देखते हैं तो जहां से मसूरी स्टार्ट हुआ है, इस मसूरी वाले रीजन में आपको लघु हिमालय की एक रेंज, दैट इज इसको कॉल किया जाता है मसूरी रेंज, यह लोकेटेड मिलती है। यदि इसको मैं कंप्लीट करना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से यह कंप्लीट हो जाएगा, है ना, और ये माउंटेन बनकर तैयार हो जाएगा। जब भी आप माउंटेन ड्रॉ करते हैं तो याद रखें कि यूपीएससी में आपकी मैपिंग जितनी बढ़िया होती है, ज्योग्राफी में खासकर, है ना, क्योंकि अन्य में तो मैपिंग की उतनी आवश्यकता पड़ती नहीं है, वह आपका आंसर उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो जब भी आप इस मैप को बनाएं तो मैप को बड़े इंटरेस्ट के साथ बनाएं, और यदि मैप बनाने में इंटरेस्ट नहीं आता है तो भाई आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, परंतु इंटरेस्ट के साथ मैपिंग बनाएं। जिस भी काम को इंटरेस्ट के साथ किया जाता है वह काफी अच्छा हो जाता है, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। यदि किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं है तो बस उसको ज्यादा नहीं 15-20 दिन तक आप मन लगाकर कर लो, अपने आप आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। और हो सकता है कि वही काम आपको सबसे ज्यादा भा जाए। जैसे मुझे लिखना पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मैं सही बताऊं तो मुझे लिखना नफरत थी लिखने से, परंतु जब मैंने इसकी प्रैक्टिस की तो अब मेरा ऐसा है कि मैं लिखता बहुत हूं, क्लियर। अब यदि इसी में आगे चलें हम, तो यहां पर आपको दिखाई देती है एक रेंज जिसे कॉल किया जाता है मसूरी श्रेणी। आपको पता है ना कि मैंने प्रीवियस वीडियो में यह बताया था, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई सीरीज चल रही है, आप इसको कंटिन्यू एक के बाद एक देखते जाएं, है ना। ऐसा ना समझें कि मैंने कुछ छोड़ा है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, मैंने सब कुछ बताया है इस सीरीज में, क्लियर। आप इसको बस अच्छे से मन लगाकर देखें। मैंने ये बताया था कि जब आप लघु हिमालय को देखेंगे तो लघु हिमालय को हमने 5 रेंजेस में डिवाइड कर रखा है, जिसका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम इस प्रकार आपको देखने के लिए मिलेगा कि सबसे पहले आएगी पीर पंजाल श्रेणी, इसकी लोकेशन जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार रेंज, है ना। इसके आगे जब आप आते हैं तो आपको दिखाई देती है मसूरी श्रेणी, और यहां जो मसूरी दिखाई दे रहा है, जहां पर हमने लवासना की बात की, यह मसूरी भी कहां लोकेटेड आता है, यह मसूरी भी आपको देखने के लिए मिलेगा मसूरी रेंज में ही। और पश्चात इसके याद रखें आती है अन्नपूर्णा और आती है नागटिबा, और ये जो अन्नपूर्णा और नागटिबा है इसकी लोकेशन मिलती है नेपाल वाले एरिया में, क्लियर। कहां पर, नेपाल वाले रीजन में आपको इसकी लोकेशन देखने के लिए मिलेगी। और जब आप नीचे आते हैं तो नीचे हरिद्वार है, और हरिद्वार के समीप से यह जो गंगा है यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है, दैट इज यह जो नीचे वाला रीजन हुआ ना बच्चे, यह रीजन इसे एक्चुअल में कॉल किया जाता है, दैट इज हमारा तराई क्षेत्र, इसे कहा जाता है तराई एरिया या फिर तराई रीजन या फिर तराई क्षेत्र। और ये तराई क्षेत्र क्या है, तो जैसा कि मैंने इंडियन ज्योग्राफी में बताया था, और यदि नहीं बताया तो सुन लीजिए भाई, कि जब भी कोई नदी पहाड़ों से मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो मैदानी भाग में प्रवेश करने के पश्चात यह जब पर्वत पदीय क्षेत्र में आती है, बेसिकली जब, तो अपने द्वारा लाए हुए अवसादों के निक्षेपण से यहां एक चट्टानी भाग का निर्माण होता है, और इस चट्टानी भाग को कहा जाता है
भाबर क्षेत्र, और इस भाबर क्षेत्र से जब नदी तैरकर आगे की ओर आती है तो यह रीजन बनता है क्या, तराई क्षेत्र। और जहां पर भी तराई क्षेत्र होता है वहां पर आपको बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है, और इसी कारण से इस तराई क्षेत्र में आप पाएंगे कि कई नेशनल पार्क का भी हमने निर्माण किया हुआ है, कई अभ्यारण्यों का भी हमने निर्माण किया है। और ये नेशनल पार्क और ये अभ्यारण्य कौन से हैं, तो जरा देखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यही देखने के लिए मिलेगा, जिसके बारे में मैंने अभी रामगंगा नदी का जब मैं जिक्र कर रहा था तो मैंने बताया था, दैट इज ये है हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पुराना नाम है क्या, इसका पुराना नाम आता है, सॉरी इसका नया नाम आता है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, अर्थात ये है हमारा रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको लोकेशन देखने के लिए मिलेगी, दैट इज यह है नंदा देवी, दैट इज ये आता है हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा कि ये जिम कॉर्बेट और नंदा देवी दोनों ही मेनली किस लिए जाने जाते हैं, तो ये कुमाऊं क्षेत्र में आते हैं। और एक टाइम था जब यहां पर कुमाऊं बगनी बहुत ज्यादा फेमस थी, दैट इज वाई इस क्षेत्र को ही कहा जाने लगा कुमाऊं क्षेत्र। और एक और बात कि इस क्षेत्र में मौजूद जो हिमालय है, अर्थात यदि आप हिमालय को देखें तो इसका जब आप रीजनल क्लासिफिकेशन करते हैं, इसका क्षेत्रीयता के आधार पर जब विभाजन किया जाता है तो इसके अलग अलग नाम आते हैं, जैसे कश्मीर और पंजाब हिमालय। जब आप मध्य में आते हैं तो इसका नाम आता है कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, और पश्चात आपको देखने के लिए मिलता है आसाम हिमालय। तो यहां पर ये कुमाऊं हिमालय वाला रीजन है और इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पश्चात इसके और भी दो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क मिलेंगे, जिनमें से एक है बच्चे फूलों की घाटी नेशनल पार्क। और ये फूलों की घाटी नेशनल पार्क बेसिकली यहां पर पाई जाने वाली वनस्पतियों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, काफी फेमस हो जाता है। याद रखें, चंद्र प्रकाश एक प्रोफेसर सर हैं, एक प्रोफेसर चंद्र प्रकाश हैं, उन्होंने अपने स्टडीज के माध्यम से बताया है कि इस फूलों की घाटी नेशनल पार्क में लगभग 120 से अधिक वनस्पतियां मिलती हैं। और इसी के नीचे यदि आप आते हैं तो आपको और भी कई नेशनल पार्क लोकेटेड देखने के लिए मिलते हैं, जैसे नंदा देवी यहीं पर आपको लोकेटेड देखने के लिए मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड, मैंने अभी क्या बोला है कि यहाँ 120 नहीं है, यहाँ पर एक्चुअल में 520 प्रजाति, चाहे वो एंजियोस्पर्म हो, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो या फिर जियोस्पर्म हो, और चाहे वो टेरिडोफाइट हो, यहां पर 520 से अधिक पौधों की प्रजातियां मिलती हैं। कहां, फूलों की घाटी नेशनल पार्क वाले एरिया में। और याद रखिएगा कि इसी वाले एरिया में, अर्थात इस पूरे उत्तराखंड में, कुछ शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी आपको दिखाई देंगे। और इन इसके अलावा उपोष्णकटिबंधीय वन भी दिखाई देते हैं, उपोष्णकटिबंधीय वनस्पतियां भी दिखाई देती हैं। बेसिकली नीचे वाले एरिया में आपको उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां, उष्णकटिबंधीय वन दिखाई देंगे। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, चूंकि हिमालय है ना, तो जैसे जैसे हाइट पर जाते जाते हैं वैसे वैसे यह उष्णकटिबंधीय वनस्पति परिवर्तित होती जाती है उपोष्ण में, फिर यही बनती है वृहद हिमालय पर पहुंचकर शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पतियां और शीतोष्णकटिबंधीय वन में परिवर्तित होते हैं। तो यहां पर बहुत सारी बायोडायवर्सिटी भी आपको महत्वपूर्ण तरीके से दिखाई देती है। जैसे जब आप अध्ययन करते हैं तो लगभग 300 से 500 मीटर पर यहां पर अल्पाइन घास के मैदान और अल्पाइन झाड़ियां मौजूद देखने के लिए मिलती हैं, अर्थात ये अल्पाइन श्रेणी की घास और झाड़ी दिखाई देती है। अब ये परिवर्तित जब होती है ना, तो फिर ये बन जाते हैं घास के मैदान, जो कि मेनली फेमस माने जाते हैं किसके लिए, अपने टूरिज्म के लिए। और यहां पर पाए जाने वाले इन घास के मैदानों को याद रखें आप, कहा जाता है गुलमर्ग और ये तो जम्मू कश्मीर का था, इनको कॉल किया जाता है बुग्याल और पयाल वाला क्षेत्र। ये पूरी पीडीएफ आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार से डाउनलोड कर लेंगे और यहां पर आप मैपिंग अपनी कॉपी में कर लेंगे। याद रखिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे मेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मेल है avishek.kumar@studiiq.com पर। क्लियर। अब यदि हम आगे बढ़ते हुए और आगे डिस्कस करते हैं तो याद रखिएगा कि यहां पर पाई जाने वाली बायोडायवर्सिटी में और क्या क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, तो यहां आपको दिखाई देंगे हिमालयन ब्लैक बियर यहां पर आपको मौजूद दिखाई देते हैं। इंडियन ग्रे नेवला भी यहां पर मौजूद होता है। इंडियन ग्रे को मैं ऐसा लिख देता हूं भाई, ग्रे नेवला, जी हाँ नेवला। यदि आप कहीं और से बिलोंग करते हैं और नेवला नहीं जानते तो एक बार गूगल में सर्च कर लीजिएगा इसको। और साथ में यदि आप यहां आएंगे तो यहां पर इंडियन
पेंगुलिन भी आपको दिखाई देंगे। पेंगुइन नहीं, पाप नहीं करना है, यहाँ इंडियन पेंगुलिन आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ में याद रखिएगा कि यदि हम इसी के आगे बढ़ते हुए इस उत्तराखंड को डिस्कस करते हैं तो यहाँ 4 दर्रे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये हैं कौन से, तो जरा जस्ट अ सेकंड, मैं इस मैप में इसको लोकेट करता हूं। यहां पर आपको दिखाई देते हैं मानाला, नीतीला, सॉरी जस्ट अ सेकंड, माना, नीति, लिपुलेक, है ना, मानाला, नीतीला और लिपुलेक दर्रा। इनमें से ये जो लिपुलेक दर्रा है ना बच्चे, ये याद रखिएगा कि 2019 के आसपास आप पाएंगे कि भारत और नेपाल विवाद से डायरेक्टली ये कनेक्टेड था, है ना। लिपुलेक दर्रा जो कि ब्लैक रिवर, काली नदी को लेकर यह विवाद हुआ था, तो इसमें यह लिपुलेक दर्रे का नाम बहुत ज्यादा उछला था, है ना। और ये लिपुलेक दर्रा एक्चुअल में कहाँ लोकेटेड है तो मैंने शायद ना बताया हूं, तो याद रखें कि यह वृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने बताया कि उत्तरी सीमा हिमालयन क्षेत्रों से लगती है, उसमें भी वृहद हिमालय से, तो यह वृहद हिमालय के अंतर्गत लोकेटेड है। कहां पर, वृहद हिमालय के अंतर्गत। यह है हमारा नीति दर्रा, यह हमारा नीति दर्रा, और ये बच्चे आता है नीतीला, और ये आता है मानाला। क्लियर। अब यदि उलट पुलट हो गया है क्या कुछ, है ना, अच्छा माना इस साइड है, नीति इस साइड है ना, तो इसको देख लेना भाई, ये माना इस साइड रहेगा और नीति इस साइड रहेगा। इज दैट क्लियर। ये दर्रे हैं जिनके द्वारा आप मानसरोवर की यात्रा करते हैं। यहां पर आपको दिखाई देगी तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील जाने के लिए यहां पर मौजूद लिपुलेक दर्रे को पार करते हुए आप जाते हैं। इज दैट क्लियर। यानी कि इस मैप में हमने क्या क्या किया है, सबसे पहले हमने इसकी लोकेशन जानी, आसपास किस किस के साथ ये सीमा बनाता है ये जाना, पश्चात इसके ज्योग्राफिकल और साथ में एंड पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़े। फिर हमने हिमालयन रीजन के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया, जो कि हिमालय उत्तर में, मध्य में आपको मसूरी श्रेणी देखने के लिए मिलेगी जो कि लघु हिमालय का पार्ट है। पश्चात इसके तराई रीजन आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें कौन कौन सी मेजर सिटीज आती हैं इनके बारे में डिस्कशन हुआ। पश्चात यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में हमने जाना, और फिर यहां पर पाई जाने वाली बायोडायवर्सिटी और साथ में यहां की वनस्पतियों के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब यहां पर आई थिंक मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड में इसके अलावा और कुछ रह जाता है। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप याद रखें कि ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, या फिर ये ना मिले तो अभिषेक कुमार ज्योग्राफी, थोड़ा नाम चेंज करके देख लीजिएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। और ये वीडियो खत्म होने के पश्चात मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई आप अपना पॉजिटिव रिस्पांस यहां पर जरूर दें। आपको सीरीज कैसी लग रही है यह बताना ना भूलें, और कम से कम इसे एक बार अवश्य शेयर करें। यदि आप यहां तक आए हैं तो मैं यह मानकर चलता हूं कि आप एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और वाकई में आपको यह सीरीज पसंद आई है, नॉलेजेबल लगी है। यदि पसंद आई है तो मिलते हैं ऐसी ही एक नए स्टेट के साथ जो कि होगा यूपी, और यूपी के बारे में डिस्कशन करेंगे शनिवार को। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे अर्जुन बैच से जुड़ना ना भूलें। याद रखिएगा एक टाइटल है आपके लिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमारे अर्जुन बैचेस से जुड़ने के लिए आप कोड का यूज करें AKB लाइव, और यह बैचेस आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। मिलते हैं 10 अगस्त शाम 6 बजे, उससे पूर्व हम मिलते हैं हम मिलते हैं शनिवार को इसी यूट्यूब क्लास में। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।